दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच या फिर ऑप्शन डी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विश्व बैंक। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बात को आगे समझते हैं एक्सप्लेनेशन के द्वारा। हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट प्रकाशित की है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर के 6.3% पर रहने की उम्मीद है। साथ ही वैश्विक विकास दर 2022 के 3.1% से घटकर 2023 में 2.1% पर रहने का अनुमान है। वहीं चीन के अलावा उभरते बाजारों और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पिछले साल के 4.1% की तुलना में इस साल विकास दर 2.9% रहने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि निजी खपत और निवेश में अप्रत्याशित लचीलापन है, तो वहीं सेवाओं में मजबूत वृद्धि हुई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 15 गुना अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम है। इसकी सीमा 1400 किलोमीटर तक है और यह मिसाइल किसी भी क्षेत्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली से गुजर सकती है। हाल ही में चर्चित ईरान की इस मिसाइल का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है खुर्रम शहर, एमाद, फतह या फिर होर्मुज 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी फतह। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में ईरान ने दावा किया कि उसने ध्वनि की गति से 15 गुना अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। ईरान के राज्य टेलीविजन ने बताया कि फतह नामक इस मिसाइल की सीमा 1400 किलोमीटर तक है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह भी दावा किया गया है कि यह मिसाइल किसी भी क्षेत्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली से गुजर सकती है। ये मिसाइल विभिन्न मिशनों के लिए विभिन्न आयुधों का उपयोग करने की क्षमता रखती है। बताते चले कि कुछ दिन पहले ईरान ने अपनी चौथी पीढ़ी के खुर्रम शहर या खैबर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने का दावा किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी फतह। अगला प्रश्न है, एक विलुप्त मानव प्रजाति होमो नालेदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये आज के मानव की तरह पूरी तरह से सीधे चलते थे। कथन 2 है, इनके जीवाश्म दक्षिण अफ्रीका में राइजिंग स्टार केव सिस्टम से मिले हैं। और कथन 3 है, ये अपने मृतकों को दफनाते थे। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3 कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में पुरामानव विज्ञानियों ने होमो नालेदी को दफनाने की प्रथा के बारे में सबूतों का खुलासा किया है। बता दें कि होमो नालेदी एक विलुप्त मानव प्रजाति है जो सैकड़ों हजारों साल पहले रहती थी। इस प्रजाति के लोग हमारी तरह सीधे चलते थे और उनके हाथ हमारे जैसे थे, इसलिए कथन 1 सही है। लेकिन उनके कंधे चढ़ाई के लिए बने थे और उनके दांत पुराने प्राइमेट के आकार के थे। माना जा रहा है कि अफ्रीका में करीब 30 लाख साल पहले अस्तित्व में थे। ये अपने मृतकों को दफनाते थे, इसलिए कथन 3 सही है। बताते चलें कि 2014 में दक्षिण अफ्रीका में राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली में 15 अलग अलग प्रजातियों से संबंधित 1500 से अधिक जीवाश्म नमूने पाए गए थे, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि सभी तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 7 जून को मनाया जाता है। कथन 2 है, इस वर्ष की थीम प्लेनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग रही। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापत्तनम यानी विजाग चिड़ियाघर ने स्वयंसेवकों से विश्व महासागर दिवस पर तटीय सफाई करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि विश्व महासागर दिवस वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। तब से इसे हर साल 8 जून को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम प्लेनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग रही, इसलिए कथन 2 सही है। इसका उद्देश्य समुद्र के महत्व और उन तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जिनसे इसे संरक्षित किया जा सकता है। यह हर साल ऑफिस ऑफ लीगल अफेयर्स, डिवीजन फॉर ओशन अफेयर्स और लॉ ऑफ द सी द्वारा ओशनिक ग्लोबल के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यसन मुक्त अमृतकाल किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है। आपके ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
युवा मामले और खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने व्यसन मुक्त अमृतकाल पहल लॉन्च की है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस पहल को एनसीपीसीआर द्वारा तंबाकू मुक्त भारत के साथ तकनीकी साझेदारी में चलाया जाएगा। ये पहल तंबाकू और नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये देश के बच्चों के बीच तंबाकू और नशीली दवाओं की लत के दबाव वाले मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करती है। इस पहल का उद्देश्य स्वस्थ और व्यसन मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला प्रश्न है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च यानी माहिर विद्युत मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कोयला मंत्रालय या फिर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय मिशन शुरू कर रहे हैं ताकि विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान की जा सके और उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी रूप से विकसित किया जा सके। इस राष्ट्रीय मिशन का नाम है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च यानी माहिर है। इसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है। ये मिशन 2023-24 से 2027-28 तक 5 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए शुरू हुआ है। ये जानकारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के सुचारू आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड लेवल ओजोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक रंगहीन गैस है। कथन 2 है, ये एक प्राथमिक प्रदूषक है। और कथन 3 है, यह क्षोभ मंडल में पाया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही हैं। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई के एक विश्लेषण में दिल्ली के कुछ हिस्से ग्राउंड लेवल ओजोन से प्रभावित पाए गए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई द्वारा किया गया यह विश्लेषण दिल्ली एनसीआर के 58 स्टेशनों से ओजोन स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों पर आधारित था। आपको बता दें कि ग्राउंड लेवल ओजोन रंगहीन और अत्यधिक परेशान करने वाली एक गैस है, इसलिए कथन 1 सही है। ये सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं होती है, बल्कि तब उत्पन्न होती है जब 2 प्राथमिक प्रदूषक सूर्य के प्रकाश और स्थिर हवा में प्रतिक्रिया करते हैं। ये दोनों प्राथमिक प्रदूषक नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं। यही कारण है कि ग्राउंड लेवल ओजोन को द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसे क्षोभ मंडलीय ओजोन के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ चक्रवात बताए गए हैं, दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र बताए गए हैं। पहला है बिपरजॉय, उसके सामने लिखा है पश्चिम बंगाल। दूसरा है मोका, उसके सामने लिखा है गुजरात। तीसरा है निसर्ग, उसके सामने लिखा है महाराष्ट्र। और चौथा लिखा है एम्फान और उसके सामने लिखा हुआ है ओडिशा। उपरोक्त में से कितने युग्म सम्मिलित हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 युग्म ही सम्मिलित हैं। आइए समझते हैं। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने चक्रवात बिपरजॉय के बारे में चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक बिपरजॉय एक गंभीर चक्रवात है जो इस साल अरब सागर में आने वाला पहला तूफान है। ये भारत के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए युग्म 1 सम्मिलित नहीं है। प्रश्न में दिए गए अन्य युग्मों की बात करें तो चक्रवात मोका एक बहुत भयंकर चक्रवाती तूफान था जो मई 2023 में बंगाल की खाड़ी में बना था। इसने बांग्लादेश और म्यांमार में तबाही मचाई थी, इसलिए युग्म 2 सम्मिलित नहीं है। जबकि चक्रवात निसर्ग ने वर्ष 2020 में महाराष्ट्र को प्रभावित किया था, इसलिए युग्म 3 सही सम्मिलित है। वहीं अम्फान एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही का कारण बना था, इसलिए युग्म 4 सम्मिलित है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 युग्म ही सम्मिलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाता है। कथन 2 है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक या न फिर दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 3 लोगों को कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति को पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत की गई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्यजीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन के साथ वन्यजीव पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम वन्यजीव सलाहकार बोर्डों, वन्यजीव वार्डन के गठन, उनकी शक्तियों और कर्तव्य आदि का प्रावधान करता है। ये लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक संगठन के रूप में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल्य समर्थन योजना के तहत प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए सिफारिशें भेजता है? आपके ऑप्शन है कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कृषि और किसान कल्याण समिति, या फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2023-24 के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस के तहत तूर, उड़द और मसूर के लिए 40% की खरीद सीमा हटा दी है। यह निर्णय प्रभावी रूप से बिना किसी सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों से इन दालों की खरीद का आश्वासन देता है। आपको बता दें कि भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएससीपी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दोनों फसलों के मौसम में प्रत्येक वर्ष 25 प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है, इसलिए विकल्प डी सही है। भारत सरकार मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस के तहत भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन आदि जैसी विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से एमएसपी अधिसूचित कृषि जिन्सों की खरीद करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, ये एक ऐसा शहर है जिसे वृद्धनगर, आनंदपुर, अनंतपुर और नगर जैसे नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि 2700 वर्षों से निर्बाध रूप से बसा हुआ है। शहर की किलेबंदी, धनुषाकार प्रवेश द्वार यानी तोरण, मंदिर, कुएं, आवासीय संरचनाएं और बौद्ध मठ जैसे उत्खनन स्थल एवं समर्पित स्तूप विभिन्न सांस्कृतिक काल के स्थापत्य प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद में किस शहर के बारे में बात की गई है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बड़नगर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी भावनगर, या फिर ऑप्शन डी पाटन। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।